दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों आज मैं आपके लिए एक पैराग्राफ लेकर आया हूँ। और अक्सर आपने देखा है कि जब आपको किसी टॉपिक के ऊपर कुछ इंग्लिश में लिखना होता है, कुछ लाइंस लिखनी होती हैं, या फिर आपको कोई ऐसे बनाना होता है, पैराग्राफ बनाना होता है, तो आपके सामने कई तरह के चैलेंजेस आते हैं कि आप उसमें क्या लिख सकते हैं, या फिर उसमें आपको किस तरह से जो टॉपिक है उसको बनाना है, और अलग अलग वर्ड मीनिंग को जोड़ के आपको टॉपिक बनाना है। तो दोस्तों आज का ये जो पैसेज है ये आपकी हेल्प करेगा कि आप किस तरह से पैराग्राफ लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो आज और ये जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है एन एनकाउंटर विद रॉबर्स। तो दोस्तों ये एक पैराग्राफ है। एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़ या फिर सामना। रॉबर का मतलब होता है लुटेरा, और ये रॉबर से लुटेरे। तो क्या अर्थ हुआ? एन एनकाउंटर विद रॉबर्स मतलब कि लुटेरों से मुठभेड़, या कह सकते हैं लुटेरों से आमना सामना। तो दोस्तों ये आज के इस टॉपिक का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि इस तरह के जो पैसेज हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जब आपको कोई टॉपिक बनाना हो, या फिर आपको कुछ किसी भी चीज़ के ऊपर पैसेज लिखना हो, पैराग्राफ लिखना हो, ऐसे लिखना हो। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, और किस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम टॉपिक को बना सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आपका टॉपिक रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लास्ट संडे आई वेंट टू माई अंकल्स हाउस इन ग्रीन पार्क। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो का मतलब होता है जाना, और सेकंड फॉर्म है वेंट, WENT। यहाँ अंकल के बाद एपेस्ट्रॉफी एस है, जिसका अर्थ होता है काकी के। जब आप किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। अंकल्स हाउस मतलब अंकल का घर। तो क्या अर्थ हुआ? लास्ट संडे पिछले रविवार, आई वेंट टू माई अंकल्स हाउस इन ग्रीन पार्क मतलब पिछले रविवार को मैं अपने अंकल के घर ग्रीन पार्क में गया। अंकल के घर ग्रीन पार्क गया। माई कजिन्स मैरिज सेरेमनी वॉज टू टेक प्लेस ऑन मंडे। दोस्तों टेक प्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ का होना, उसे टेक प्लेस कहा जाता है। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पर वॉज टू का प्रयोग किया गया है। वॉज टू का प्रयोग जब किया जाता है जब हम ऐसे वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वाक्य के टेल पर ना था, नी थी जैसे शब्द आएंगे, तो वहाँ पर वॉज टू या वर टू का यूज़ किया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो हमें वॉज टू का यूज़ करना है, और यदि वी, यू, दे प्लूरल होगा तो हमें वर का यूज़ करना होगा। और दोस्तों आई के साथ भी यहाँ वॉज टू का ही यूज़ होगा, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और जब आप कोई भी ऐसा वाक्य देखें जहाँ वाक्य की टिल पर ना था, नी थी जैसे शब्द आएंगे, तो यहाँ आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? माई कजिन्स मैरिज। कजिन का मतलब होता है चचेरा में मेरा भाई, तएरा उसे कजिन कहते हैं। माई कजिन्स मैरिज मतलब कि मेरे चचेरे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ कज़िन लिखा है, लेकिन यहाँ पर आगे कुछ ब्रदर या सिस्टर नहीं लिखा है, क्योंकि कज़िन जो है वो कोई भाई भी हो सकता है, कज़िन बहन भी हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, तो हम इसको भाई मान के ही चलते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? माई कजिन्स मैरिज सेरेमनी मतलब मेरे कज़िन की जो मैरिज सेरेमनी थी वो वॉज टू टेक प्लेस, उसे होना था ऑन मंडे, सोमवार को उसे होना था। आगे देखिए, इन व्यू ऑफ माई कजिन्स मैरिज a good amount of gold, jewelry and cash were there in my uncle's house on Sunday। दोस्तों ये पूरा का पूरा जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का वाक्य होता है इस तरह के वाक्य जहाँ वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और इस तरह के वाक्यों में आप देखेंगे कभी भी वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है, और यही कारण है कि इसे नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? इन व्यू ऑफ माई कजिन्स मैरिज मतलब कि मेरे कज़िन की शादी को, विवाह को देखते हुए
अ गुड अमाउंट ऑफ गोल्ड मतलब एक सोने की अच्छी मात्रा, गोल्ड ज्वेलरी मतलब सोने के आभूषणों की एक अच्छी मात्रा, अ गुड अमाउंट ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, एंड कैश मतलब कि नकद रकम, उसे कैश कहा जाता है, वर देयर मतलब था, इन माई अंकल्स हाउस मेरे अंकल के घर पर, ऑन संडे रविवार को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि मेरे कजिन के विवाह को देखते हुए एक सोने के आभूषणों की एक अच्छी मात्रा और साथ में कुछ नकद रकम वो मेरे अंकल के घर पर थी ऑन संडे। अ नंबर ऑफ अदर रिलेटिव्स हैड ऑल्सो कम। दोस्तों इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। कम मतलब आना, थर्ड फॉर्म भी कम है, और कम केम कम इस तरह से ही होती है, फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम। तो यहाँ इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। तो जब किसी भी वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या अर्थ हुआ, अ नंबर ऑफ अदर रिलेटिव्स हैड ऑल्सो कम मतलब कि एक अच्छी संख्या मतलब दूसरे जो रिश्तेदारों की वो भी आई हुई थी। ए नंबर मतलब कि कुछ जो रिश्तेदार थे वो भी आए हुए थे। आगे देखिए, एवरीथिंग वेंट वेल, और दोस्तों ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। गो वेल का मतलब होता है अच्छा जाना, सेकंड फॉर्म वेंट वेल, एवरीथिंग वेल मतलब सब कुछ अच्छा चला, सब कुछ अच्छा चला। ऑल वर मेकिंग मैरी, मेकिंग मैरी का मेक मेरी मतलब होता है खुशियाँ मनाना, ऑल वर मेकिंग मैरी मतलब कि सब खुशियाँ मना रहे थे। द मैरिज पार्टी वॉज टू गो फॉर द ब्राइड्स हाउस इन आनंद विहार ऑन मंडे मॉर्निंग। क्या अर्थ हुआ, द मैरिज पार्टी मतलब जो विवाह की जो पार्टी थी, जो शादी की जो पार्टी थी, वॉज टू गो उसको जाना था, कहाँ जाना था, फॉर द ब्राइड्स हाउस, ब्राइड मतलब दुल्हन, दुल्हन के घर जाना था, इन आनंद विहार, आनंद विहार में, ऑन मंडे मॉर्निंग सोमवार की सुबह। टिल लेट एट नाइट, टिल लेट एट नाइट मतलब देर रात तक। देयर वर सॉन्ग्स एंड डांसेस, देयर वर सॉन्ग्स एंड डांसेस मतलब वहाँ पर मतलब कि सॉन्ग्स एंड डांसिंग मतलब कि नाच गाना हुआ, संगीत हुआ। देन ऑल वेंट टू बेड, देन मतलब फिर, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, देन ऑल वेंट टू बेड, और गो टू बेड का मतलब होता है सोने के लिए जाना, तो और सेकंड फॉर्म में वेंट, तो क्या अर्थ हुआ, देन ऑल वेंट टू बेड मतलब फिर सब सोने के लिए चले गए। एट मिड नाइट मतलब कि आधी रात में, द रॉबर्स स्ट्रक। दोस्तों ये स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है। स्ट्राइक का मतलब होता है हमला करना, वैसे स्ट्राइक का मतलब अनशन करना भी होता है, उसके अलावा इसका मतलब हमला करना, और सेकंड फॉर्म है स्ट्रक। तो क्या अर्थ हुआ, एट मिड नाइट मतलब कि आधी रात में, द रॉबर्स स्ट्रक मतलब कि लुटेरों ने धावा बोला, हमला बोला। दे वर अबाउट 10 इन नंबर। दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो वहाँ दे का यूज़ किया जाता है। और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य, ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया और यहाँ पर कोई भी तरह की कोई वर्ब नहीं है, तो ये हमारा सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, दे वर अबाउट 10 इन नंबर। अबाउट मतलब 12, अबाउट का मतलब था लगभग, मतलब वो करीब संख्या में 10 थे। दे वर आर्म्ड विद ब्लंट वेपन्स एंड वर कैरिंग टॉय गन्स टू स्केयर द विक्टिम्स। क्या अर्थ हुआ, आर्म्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ से सुसज्जित होना, कोई चीज़ पास में होना। दे वर आर्म्ड विद ब्लंट वेपन्स मतलब कि उनके पास कुंद हथियार थे। ब्लंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई नॉक वगैरह नहीं होती, उसे ब्लंट कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, दे वर आर्म्ड विद ब्लंट वेपन्स, उनके पास कुंद हथियार थे। एंड वर कैरिंग टॉय गन्स, और वो उन्होंने टॉय गन्स मतलब कि जो खिलौने वाली बंदूकें थी वो ली हुई थी। टू स्केयर द विक्टिम्स, पीड़ितों को डराने के लिए, इसका मतलब डराना, तो पीड़ितों को डराने के लिए उनके पास क्या थी, उन्होंने टॉय गन्स ली हुई थी, खिलौने वाली बंदूकें। द गन्स लुक्ड रियल, जो गन्स थी, बंदूकें थी, वो रियल दिख रही थी। एंड मेड अ लाउड नॉइज, और वो काफ़ी भारी आवाज़ कर रही थी। व्हेन द ट्रिगर वॉज प्रेस, जब ट्रिगर को दबाया गया। चलिए आगे देखिए, द रॉबर्स पुल्ड आउट द गोल्ड ईयर रिंग्स द लेडीज इन द हाउस वर वेयरिंग। क्या अर्थ हुआ, पुल आउट मतलब होता है खींचना। जो रॉबर्स थे, लुटेरे थे, पुल्ड आउट द गोल्ड ईयर रिंग्स, उन्होंने सोने के जो ईयर रिंग्स थे, कानों में पहने वाले कुंडल, वो खींच लिए। द लेडीज़ इन द हाउस मतलब जो घर में औरतें थी, वर वेयरिंग मतलब जो घरों में जो औरतें ने पहने हुए थे सोने के कुंडल वगैरह, उनको उन्होंने खींच लिया। इन ऑल दे डिकैम्प्ड विद अबाउट 1 लाख रुपीज़। डिकैम्प मतलब भाग जाना, फरार हो जाना, और वो सब मिलाकर वो करीब अबाउट 1 लाख रुपए के साथ लेकर वो भाग गए। एंड 30 तोलाज ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, और
30 तोला सोने के आभूषण। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब था अलावा, बिसाइड्स इसके अलावा, अदर वैल्यूअर्स दूसरी मूल्यवान चीज़ें। दे बीट अप द मेंबर्स ऑफ द फैमिली बिफोर लिविंग, और उन्होंने जाने से पहले, लिव मतलब जाना, भाग जाना, और उन्होंने भागने से पहले जो फैमिली मेंबर्स थे उनकी उन्होंने पिटाई भी की। चलिए आगे देखिए। आई वॉज स्लीपिंग इन द किचन फॉर शॉर्टेज ऑफ स्पेस। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ग का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो हमें वॉज का यूज़ करना होता है, और वी, यू, दे प्लूरल के साथ वर्ग का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ रूल के अकॉर्डिंगली आई के साथ वॉज का यूज़ किया गया, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ? आई वॉज स्लीपिंग इन द किचन, मतलब मैं किचन में, रसोई घर में सो रहा था। फॉर शॉर्टेज ऑफ स्पेस, जगह के कमी के कारण। शॉर्टेज मतलब कमी, तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जगह की कमी के कारण मैं रसोई में सो रहा था। सो इसलिए द रॉबर्स डिड नॉट सी मी। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। दोस्तों जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद आपको डिड नॉट लगाना होता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि ये अफर्मेटिव होगा तो यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म देखने को मिलती है, फिलहाल ये नेगेटिव है। तो क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए द रॉबर्स डिड नॉट सी मी, डाकू लुटेरों ने मुझे नहीं देखा। आई एट वंस रैंग अप, वंस मतलब तुरंत, मतलब मैंने तुरंत, रैंग अप मतलब कि घंटी बजाई, रिंग किया। द पुलिस, पुलिस को, ऑन माई मोबाइल फ़ोन, अपने मोबाइल फ़ोन पर। द पुलिस केम विद इन नो टाइम, जो पुलिस थी वो विद इन नो टाइम, वो जल्दी ही तुरंत आ गई, देखते देखते आ गई। एंड नैप्ड द रॉबर्स, नैप का मतलब पकड़ लेना, सेकंड फॉर्म नैप्ड, एंड नैप्ड द रॉबर्स, और उन्होंने लुटेरों को पकड़ लिया। व्हेन दे वर रनिंग इन द स्ट्रीट, जब वो दौड़ रहे थे गलियों में, जब वो दौड़ रहे थे तब उन्हें पकड़ लिया। ऑल द कैश, ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल्स वर रिकवर्ड, रिकवर का मतलब होता है बरामद करना। फ्रॉम दैम एंड दे वर पुट बिहाइंड द बार्स। दोस्तों यहाँ वर्ग के साथ आप देखेंगे थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज वर्ग के साथ वर्ग की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। रिकवर मतलब बरामद करना, थर्ड फॉर्म में रिकवर्ड। तो क्या अर्थ हुआ? ऑल द कैश, ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल्स वर रिकवर्ड फ्रॉम देम, मतलब कि फ्रॉम देम मतलब कि उनसे सारा जो कैश था, नगद पैसे, आभूषण और जो मूल्यवान चीज़ें थी वो उनसे बरामद किया गया। एंड दे वर पुट बिहाइंड द बार्स, और उन्हें जेल में डाल दिया गया, उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया। तो दोस्तों इस तरह से ये एक पैसेज था, और ये जो पैसेज था ये पूरा का पूरा पास्ट में ही था। आपने देखा कि ज़्यादातर आपने सेकंड फॉर्म का यूज़ देखा, क्योंकि जब हम पास्ट में कोई भी टॉपिक या पैसेज बनाते हैं, कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाया जाता है। तो आप तो यदि इसको और थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप पास्ट इंडेफिनिट पे ही थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, उस पर ही आप ज़्यादा फोकस करें, ताकि आप इस तरह के जो टॉपिक्स हैं पास्ट के वो आप इजीली बना सकें, जो कि बनाना बहुत आसान होता है। आपको सब्जेक्ट, यदि आपका वाक्य अफर्मेटिव होता है तो आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होता है, और यदि नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, और यदि इंट्रोगेटिव होता है तो डिड के बाद आपको सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी होती है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो आपको सेकंड फॉर्म का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव के वाक्यों में करना होता है, उसके अलावा आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना होता है। तो दोस्तों ये आज का एक टॉपिक था। आमतौर पर मैं इस तरह के जो ये पैसेजेस होते हैं या फिर जो आर्टिकल्स मैं नहीं लाता हूँ, एक आधी बार मैं पहले लाया हूँ। आमतौर पर मैं स्टोरीज़ पढ़ना पसंद करता हूँ, स्टोरीज़ मुझे बहुत पसंद है। आपने देखा भी होगा कि जब मैं कोई स्टोरी लाता हूँ मैं बड़े ध्यान से उसको पढ़ता हूँ, और बहुत पढ़ते टाइम भी मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है, और मैं चाहता हूँ जब आप सुने आपको भी अच्छा लगे, क्योंकि जो स्टोरीज़ होती हैं उनमें बड़ी कल्पना की चीज़ें होती हैं, बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बातें होती हैं उसके अंदर, जिसे सुनकर बड़ा मज़ा आता है, बचपन की यादें ताज़ा होती हैं। तो आमतौर पर मैं स्टोरीज़ ही लाता हूँ, लेकिन कई बार आप लोगों के कॉमेंट्स आते हैं कि सर आप कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी लाइए, तो इस तरह के मैं लाता हूँ। और जबकि मैं इसमें कोई ख़ास इसका मुझे कोई अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वीडियोस जो मैं बनाता हूँ वो आमतौर पर मैं स्टोरीज़ के ही बनाता हूँ, काफ़ी टाइम से बना रहा हूँ, तो मुझे उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन यदि मैं इन पैराग्राफ्स की बात करूँ तो इसका मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो आज मैंने टॉपिक किया है, अपनी इस मेहनत में या अपने इस काम में मैं कहाँ तक सफल हुआ हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली फीडबैक आप ही को देना है। ये जो टॉपिक है, वीडियो है, जो भी है वो आप ही के लिए है।
मेरा काम तो सिर्फ उसको बनाना है, बाकी आप ही इसको जज करेंगे कि मैंने इसको कितना जस्टिफाई किया है, कितना ठीक तरीके से किया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, आपके एक एक कमेंट बहुत ही मोटिवेशन देता है, साथ में आपके जो कमेंट्स होते हैं वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि जब आप कोई भी फीडबैक देते हैं, कुछ भी आप बताते हैं, तो उन चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। And apart from this, I also believe in this theory that no one is perfect, but when you try something good, then you can be very close to perfection. I never say that we can be perfect, I can be perfect, because no one is perfect. We always have some type of shortage or some type of lackness in everyone, but still I always try to excel myself. I always try to bring excellence in my work. So I always want that you should always share your feedback. You can give me suggestions so that I can implement those suggestions and I can improve, because I want to improve myself. I want to improve the quality of videos. I just want to bring such videos which can be very helpful for people, those who are watching my videos, so that they can learn English. That is the only thing which I want. And so it's my request, guys. So today just try to share your feedback, your valuable suggestions on the comment section. And thank you so much for listening. Have a nice day and bye.